जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2025 की, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो। क्या आप इस एग्जाम के लिए जेन्युइनली एलिजिबल हो या नहीं हो। बहुत बार ऐसा देखा गया है, बच्चे तैयारी करते हैं एग्जाम की, बट एग्जाम से पहले उनको पता चलता है कि मैं तो एज में जो है एज के हिसाब से एलिजिबल नहीं हूँ, मेरी तो हाइट इतनी नहीं है, ठीक है, मेरा मेडिकल इशू है कुछ, उसकी वजह से क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड में इशू है, मेरा फिजिकल में इशू है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो तैयारी अपनी शुरू करेंगे अभी, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे होंगे। तो ये वीडियो जो है सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, चाहे वो आपकी एज हो, हाइट हो, फिजिकल हो, मेडिकल हो, कुछ डिजीज़ की बात हम करेंगे इसमें, चश्मे की बात करेंगे, टैटू की बात करेंगे, हर चीज़ के बारे में बात इसमें करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए ताकि आपका कोई भी डाउट जो है वो ना रहे सीपीएफएससी 2025 के रिगार्डिंग, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका भी सपना है सीएपीएफ फोर्सेस के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट बनने का, ये प्यारे प्यारे जो आपके सितारे हैं कंधों पे लगाने का, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने फोर्सेस के बारे में सुना होगा। सीएपीएफ है, सीएपीएफ के अंदर सीआईएसएफ है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है। तो ये सुनहरे सितारे आपको तभी मिल पाएंगे जब आप इसके लिए मेहनत करोगे, ठीक है। उम्मीद है मेहनत तो आप कर ही रहे होंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जेंडर के बारे में कि कौन कौन इसमें एलिजिबल होता है, ठीक है। उसके बाद एज के बारे में बात करेंगे, हाइट के बारे में बात करेंगे, फिजिकल के बारे में बात करेंगे और मेडिकल के बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सीएपीएफ के अंदर बोथ मेल एंड फीमेल आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, यानी कि महिलाएं और पुरुष दोनों जो है असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ पोस्ट रिजर्व हैं कि सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल 500 वैकेंसी आई तो ऐसा नहीं है कि 50 ही महिला असिस्टेंट कमांडेंट बन सकती हैं। अगर 500 में से 500 के 500 एलिजिबल टॉपर अगर महिलाएं मिलती हैं तो वो जो है असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएगी। यहाँ पे कोई इस तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं है कि वुमेन के लिए इतनी सीट्स हैं, मेल के लिए इतनी सीट्स है, ठीक है। सीट्स में इस तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं है, यानी कि दोनों जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी है महिलाओं और पुरुषों के पास यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एज की बात कर लेते हैं। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिफेंस फोर्सेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सीडीएस एग्जाम, एफकेट एग्जाम और भी जो आपके नेवी के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे। तो वहाँ पे जो है आपको रिजर्वेशन देखने को नहीं मिलता है, बट सीएपीएफ एग्जाम में आपको एक रिजर्वेशन देखने को मिलता है कैटेगरी वाइज वाला, ठीक है। हम किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एसटी है, एससी कैटेगरी है, इनमें से किसी न किसी कैटेगरी में आप फॉलो करते होंगे। तो एज के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, ठीक है। एज की मैं अगर बात करूं तो डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी काउंट होगी 1 अगस्त 2025 को, क्योंकि आप जो है तैयारी कर रहे हो सीएपीएफ एसी एग्जाम 2025 की, ठीक है। यहाँ पे मैंने एज भी लिखी है, साथ में जो है जो डेट्स हैं जिनके बीच में आपकी एज होनी चाहिए वो भी लिखी है। कोई भी स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, आपकी एज जो है 20 से 25 साल तक होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल नहीं हो इस एग्जाम के लिए, ठीक है। डेट्स की अगर बात की जाए, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन दो डेट्स के बीच में पड़ता है तो आप एलिजिबल हो। कौन कौन सी डेट है? 2 अगस्त 2000 से लेके 1 अगस्त 2005। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इन दो डेट्स के बीच में है तो आप ये एग्जाम जो है दे सकते हो। अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे तो आप एलिजिबल नहीं हो। जैसे कि कोई ऐसा बच्चा है जो 1 अगस्त 2000 का है तो वो भी एलिजिबल नहीं है। 2 अगस्त या उसके बाद आपका बर्थ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में जो है आपको एज वाइज कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सेम जो क्राइटेरिया जनरल का है वो सेम आपका ईडब्ल्यूएस का रहेगा, बट ईडब्ल्यूएस की कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं जिनका आपको कट ऑफ में जो है बेनिफिट मिलता है, यानी आपके जनरल से थोड़े कम मार्क्स भी रहेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है ओबीसी। ओबीसी में आप देखोगे 20 साल से लेके 28 साल तक की उम्र तक आप जो है पेपर दे सकते हो। 5 साल से यहाँ पे 3 साल रिजर्वेशन जो है आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे 25 साल है, यहाँ पे आपका 28 साल है। डेट्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त के बाद 1997 और 1 अगस्त 2005 से पहले का है तो आप ये एग्जाम जो है दे सकते हो। बीच में कोई भी डेट हो, डजंट मैटर, यू आर एलिजिबल, ठीक है। एससी की अगर बात की जाए तो 20 से लेकर 30 साल की एज तक जो है आप एग्जाम दे सकते हो। सेम गो विद द एसटी कैटेगरी, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 2 अगस्त 1995 से लेके 1 अगस्त 2005 तक दोनों कैटेगरी एससी एसटी में है तो आप ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। किसी भी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1995 में है बट 2 अगस्त से पहले का है, फॉर एग्जांपल जुलाई के महीने का है, जून का है, जनवरी फरवरी मार्च का है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। 2 अगस्त 1995 के बाद का होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी दोस्तों, ठीक है। इसके रिगार्डिंग स्टिल आपका कोई डाउट रह गया प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम हाइट के ऊपर, ठीक है।
हाइट की अगर बात की जाए तो हाइट का क्राइटेरिया है मेल्स के अंदर 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम, और फीमेल के अंदर 157 हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जिन लोगों की एग्जैक्ट 165 है, ठीक है, उनको भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा सतर्क रहिए आप। रीजन बिंग, जब भी पैरामीटर ऐसा होता है जब हम मेजर करते हैं तो थोड़ा बहुत वहाँ पे कुछ मिलीमीटर्स का फर्क आ जाता है और एग्जैक्टली 165 आपकी नहीं आती है। जिसकी 166 है तो आप तो निश्चिंत रहिए, आपका हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट एग्जैक्टली 165 जिनकी है तो उनके ऊपर भी डाउटफुल है थोड़ा सा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को मैंने देखा है बेचारे रोते हुए आते हैं कि सर नहीं हुआ। रीजन बिंग, वहाँ पे जो क्राइटेरिया होता है मेजर करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कम निकलता है आपका, थोड़ा 5-7 mm के आसपास, ठीक है। और 5-7 mm का खेल होता है वहाँ पे, अगर उतना कम हो जाएगा तो आपकी पूरी नहीं आएगी हाइट, ठीक है। वैसे मिनिमम आपकी 165 होनी चाहिए और आपकी 157 होनी चाहिए फीमेल के लिए, ठीक है। चेस्ट की अगर बात की जाए तो 81 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए आपकी मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ पे आपका 5 सेंटीमीटर्स का जो है चेस्ट फुला के देखते हैं। मान लो नॉर्मली मेरी चेस्ट मेजर की उन्होंने, तो ये टोटल जो 81 सेंटीमीटर की आनी चाहिए, और फिर जब मैं फुलाऊंगा ऐसे ऐसे तो वो 5 सेंटीमीटर का उसमें जो है फुलावट आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें फिजिकल क्राइटेरिया ये आपको मैं बता चुका हूँ। पीटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, रिटर्न एग्जाम पहले आपका होता है, 3 स्टेजेस में आपका सीपीएफ का एग्जाम होता है। पहले होता है आपका रिटर्न एग्जाम, फिर होता है आपका फिजिकल, तीसरे नंबर पे होता है मेडिकल, चौथे नंबर पे होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। फिजिकल और मेडिकल जो होता है आपका वो क्वालिफाइंग होते हैं नेचर में, उनके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। फिजिकल में क्या क्या होगा, मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए दोनों लिखा हुआ है। 100 मीटर की रेस होगी मेल्स के लिए, जो कि आपको 16 सेकंड में क्लियर करनी है। 800 मीटर की रेस 3 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप जो है 3.5 मीटर का है, 3 चांस मिलेंगे। और शॉर्ट पुट में 1 चांस आपको, 3 चांस मिलेंगे। 4.5 मीटर का जो है शॉर्ट पुट आपको फेंकना है, ठीक है यहाँ पे। चलिए उसके बाद फीमेल के लिए सेम है, 18 सेकंड, 4 मिनट 45 सेकंड, 3 मीटर का है, और यहाँ पे 3 चांस आपको मिलते हैं। शॉर्ट पुट जो है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं मेडिकल के ऊपर। चेस्ट वगैरह वाला ऑलरेडी हम बता चुके हैं। वेट जो है आपका मेल का 50 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए, और 46 जो है वुमेन का होना चाहिए। आई साइट की बात अगर की जाए तो यहाँ पे 6/6 होनी चाहिए, 6/9 होनी चाहिए, 6/12 से 6/9 तक चलेगी आपकी, ठीक है। चश्मे जो लोग लगाते हैं, जैसे मैं चश्मा लगाता हूँ, आपका चश्मा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेक श्योर करना है कि आपका जो आई का जो पावर है -4 डायोप्टर से लेके +4 डायोप्टर, सीधा सा है। अगर आपका नंबर माइनस में है, ठीक है, तो आपका -4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो। 2, 2.5, पौने 3, पौने 4 चल जाएगा, कोई इशू नहीं। 4 से ज़्यादा ना हो। प्लस में भी अगर है आपका तो वो 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके अगर लेसिक आपने कराया है तो 6 महीने एटलीस्ट आपके मेडिकल से पहले का आपके पास होना चाहिए कि यार मेरा जो है, अब इसका जो 2025 में एग्जाम देंगे उनका सीधा मेडिकल होगा दिसंबर में, तो मेक श्योर करें आपका जुलाई से पहले पहले जो है आपका लेसिक लेजर हो जाना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है ब्रोकन बोन्स। ब्रोकन बोन्स का क्या मतलब है, यहाँ पे कोई भी बच्चा जिसका बचपन में कोई हड्डी वड्डी टूटी हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, इसमें हड्डी बीच में टूट गई, मेरे उसमें स्टील का वो रोड डली है, इस तरीके कोई भी है, तो ऐसे कैंडिडेट जो है जनरली एलिजिबल नहीं होते। रीजन बिंग वहाँ पे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो कई लोगों का जो है हाथ देखा है मैंने, हाथ की हड्डी टेढ़ी जुड़ गई है, ठीक है, कोनी टेढ़ी जुड़ गई है, मतलब ऐसे छोटे छोटे इश्यूज कई सारे अलग अलग है। तो अगर आपका कोई बड़ा फ्रैक्चर अगर हुआ है तो मान के चलो आपको वो निकाल देंगे उस चीज़ में, ठीक है। टैटू की अगर बात की जाए तो टैटू जनरली अलाउड नहीं है, लेकिन रिलीजियस टैटू अलाउड है, दैट टू। अब जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे तो मैं इस तरीके से आपको सैल्यूट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये मेरा राइट हैंड हो गया। राइट हैंड पे आपका जो है ये जो हिस्सा है इस पे टैटू नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मैं अगर सैल्यूट करता हूँ तो यहाँ से दिखेगा। क्यों, आधी बाजू की शर्ट जो है आपकी शर्ट होगी या जो भी आपकी वर्दी होती है, हाफ बाजू की अगर पहन के अगर सैल्यूट करते हैं तो यहाँ पे दिखेगा, तो उसको अलाउ नहीं करते हैं। लेफ्ट हैंड पे अगर अंदर की साइड है तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। दैट टू रिलीजियस टैटू, ऐसा नहीं कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखवाया है, वो नहीं चलेगा, ठीक है। भगवान का नाम है, कोई सिंबल रिलीजियस है तो उस तरीके से चल सकता है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। मेडिकल में डिजीज के बारे में अगर बात की जाए तो ध्यान रखना है, देखो छोटी मोटी बीमारी, खांसी जुकाम हो गया, पेट में दर्द हो गया, ठीक है, डायसेंट्री होगी, ये सब चीज़ें चलती हैं, कोई इशू नहीं है। बड़ी बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए, जिनको हम क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर नहीं होना चाहिए, डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए, पाइल्स नहीं होनी चाहिए, ट्यूबरोक्लोसिस नहीं होनी चाहिए, उसके बाद हार्निया नहीं होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से जो है आपको मेडिकल में रिजेक्शन मिल सकता है। अगर आपके स्पेसिफिक कोई वो मेडिकल इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसका हम जो है कमेंट में जवाब दे देंगे आपका, ठीक है। टैटू अगेन मैंने ये बता दिया है। नेक्स्ट आपका आता है टिथ।
टिथ जो है आपके वो साउंड होने चाहिए, यानी कि साफ सुथरे आपके दांत होने चाहिए, और वैसे भी साफ सुथरे ही होने चाहिए। टाइम पे ब्रश करोगे तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पायरिया नहीं होना चाहिए दांतों में, ठीक है। पायरिया एक डिजीज होती है दांतों की, वो नहीं होनी चाहिए। अगर पायरिया है, बदबू आती है दांतों में से, तो थोड़ा सा इशू हो सकता है। बाकी नंबर ऑफ टिथ का कुछ ऐसा सर्टेनली लिखा नहीं हुआ है, बट हेल्दी टिथ होने चाहिए। 32 है हमारे, एटलीस्ट आपके 16, 18, 20, 22 नंबर कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, उतने पॉइंट जो है आपको अटेंड करने होते हैं। बाकी इतना बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जनरली 20, 22, 25 की उम्र में कोई इतना कुछ इशू होता नहीं है टिथ के अंदर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या चलना, हो गया बस। तो ये था आपका जर्नल जो स्टैंडर्ड चीज़ें थी। एज के बारे में हमने डिस्कस किया, हाइट के बारे में डिस्कस किया आपका, उसके बाद फिजिकल के बारे में डिस्कस किया, मेडिकल के बारे में डिस्कस किया। तो अगर आपका भी सपना है सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनने का, तो अभी से जो है शुरुआत करिए। ऑलमोस्ट 7.5 महीने का टाइम जो आपके पास बचा है, और आपका जो एग्जाम है वो अगस्त में होने वाला है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इफ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड मेक स्पेसिफिक वीडियोज ऑन दोज टॉपिक एज वेल। आपको कोई भी डाउट अगर है, चाहिए कि आपको सर हमें अलग से इस टॉपिक पे वीडियो बना के दीजिए, तो हम वो भी बना देंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको।